सगळ्यांना राम राम। तो आज आप बात करना संस्कृत की विसर्ग संधि के बारे में। संस्कृत के आपके अंदर जो संधि दे रखी है उस संधि में टोटल 3 संधियां हैं। इसमें से इस साल अपने कोर्स में केवल विसर्ग संधि बची है और इस विसर्ग संधि के जो 4 भाग है उसमें से सिर्फ अपने को 3 ही करना है, क्योंकि जो चीज पेपर में पूछी जाती है वही करनी है, बाकी करनी है। क्योंकि जैसे संस्कृत में पीएचडी करनी है तो आगे घना टाइम पड़ेगा, आराम संस्कृत सब्जेक्ट ले लिया और कर लिया। अब बार दौड़ है नंबर 4 है, 4 नंबर वाली दौड़ है, सही ढंग से सीखोगा तो 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटो पार्ट बचे हुए विसर्ग संधि एकदम सरल है, इतनी सोरी है और इतने सोरे तरीके में धन करूंगा कि थकदी नहीं करेगा। विसर्ग संधि का 3 ही भाग करना है अपने। किसा किसा है तो विसर्ग संधि का पहला भाग है सत्व, दूसरा उत्व और तीसरा रुत्व। चौथो भाग एक और हुआ जिसका नाम है लोक विसर्ग संधि, जी की अपन करनी होनी। क्यों कौन करनी? क्योंकि पेपर में आपको चीजें पढ़नी। तो देखो विसर्ग संधि का 3 भाग अपन करना है और 3 भाग रखने का रूल है। तो पहली 2 जी संधियां हैं सत्व और उत्व। तो इस सत्व का भी 2 रूल है, एक ओरियो एक ओरियो। एक उत्व का भी 2 ही रूल है, एक ओरियो एक ओरियो। संस्कृत आप सोचा देती हार्ड होनी एकदम सोरी है, इतनी कोई दोरी कोनी। और संधि तो और ज्यादा सोरी है कि कौन करना, विसर्ग रो परिवर्तन करना। विसर्ग की संधि है नहीं तो विसर्ग के स्थान पर कोई ना कोई परिवर्तन हो करे। का तो बैठे ओ आ जाए, का बैठे रा आ जाए, ए आ उ रे र जो की छोटी क्लास में पढ़ जाए बस आगे चीजें। बस अपन इतो ध्यान होना चाहिए कि व्यंजन किसा है, स्वर किसा है, ये चीज नॉलेज पहला होना चाहिए। तो देखो ऐसी का व्यंजन है नहीं, ए व्यंजन मेरे साइड में लिखोड़ा है कि व्यंजन है और व्यंजन मायने वर्ग बनावड़ा है। वो पहला वर्ग है, वर्ग का मतलब खड़ा वाला। तो ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 वर्ग होता है टोटल। ठीक है, याद कैसे करोगे तो 3 के तो मैं बता देता हूँ कैसे याद करोगे। पहला, तीसरा और पांचवा एकदम आसानी से याद हो जाएगा। कैसे होगा देखो, साथ साथ बोलोगे क च ट त प कचर तप, क च ट त प कचर तप, क च ट त प कचर तप। पहले याद हो गया। दूसरा देखो ग ज ड द ब, ग ज ड द ब गजर दब, कचर तप गजर दब, गयन। ये 3 है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग। ये आसानी याद हो गया। पहला वर्ग है कचर तब, तीसरा वर्ग है गजर तब, पांचवा वर्ग है गयन नम। अब बाकी रहा जी का ठठाने हिसाब याद कर लिया, क्योंकि भांडकन जी की ट्रिक निकली बात 3 ही निकली। जब 3 की ट्रिक मैंने बता दी। पहला वर्ग जी को है वो कचर तब, तीसरा गजर तब, पांचवा गयन नम। ए व्यंजन है, स्वर किसा है तो स्वर हो गया अ आ ई उ ए, ये जी का नहीं स्वर है। ठीक है, तो अब देखो सत्व संधि के 2 रूल है। इसमें से यदि पहले रूल की यदि हम बात करें कि पहला रूल कौन सा है, तो रूल को टोटल 5 ही है अपने पास में। 5 रूलों को ध्यान में रखते हुए संधि करनी है। और इसके जो बहुत सारे एग्जांपल है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैं वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा। तो पहले कुछ रूल समझते हैं और उनके साथ में मैंने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको रूल समझ में आ जाए कि रूल हो क्या रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करते हैं कैसे होगा। तो पहला आपने को दे रखा है सत्व संधि। सत्व संधि का पहला रूल अपने को क्या कहता है? सत्व संधि का पहला रूल कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में अपने को च और छ देखने को मिले, पहली बात तो इसका नाम है सत्व, और सत्व नाम है मतलब जो विसर्ग चेंज होगा वो स में चेंज होगा। सत्व का मतलब सत्व देखो स से शुरू हो रही है तो विसर्ग स में चेंज होगा। ऋतु रू से चालू हो रही है मतलब विसर्ग र में चेंज होगा। ठीक है, उत्व उ से चालू हो रही है मतलब विसर्ग उ में चेंज नहीं होगा, ओ में चेंज होगा। ठीक है, अब देखो सत्व संधि में देखते हैं विसर्ग के बाद में च और छ आता है तो ये वाला श लगाना है। विसर्ग के बाद में ट और थ आता है तो ये वाला श लगाना है। विसर्ग के बाद में त, थ और क देखने को मिले, ये 3 देखने को मिले तो आपको ये श लगाना है। एकदम शॉर्टकट से शॉर्टकट ट्रिक निकाल कर लाया हूं आपके लिए। ठीक है, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको वो सूत्र याद करने पड़ेंगे, विसर्जन्य सर, वो संस्कृत में अजीब से ये याद ही नहीं होते हो तो संस्कृत के अंदर ही है। तो हिंदी के अंदर ये 3-4 रूल है जो प्रैक्टिस करोगे तो संधि प्रैक्टिस मांगती है, बात ये है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो विसर्ग के बाद में च छ देखने को मिले तो ये स, विसर्ग के बाद में ट थ देखने को मिले तो ये स, विसर्ग के बाद में त थ क देखने को मिले तो ये स। तो आप याद कर लो च छ ट थ और ट थ, च छ ट थ और त और थ और क, च छ के लिए श, ट थ के लिए श, ट थ क के लिए स। ये 3 चीजें होगी। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पर है नी प्लस छल, यानी कि विसर्ग दिखाई दिया और विसर्ग के जस्ट बाद में अपने को छ दिखाई दिया।
तो विसर्ग के जस्ट बाद में यदि छ दिखाई दे तो ये छ जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इस आदेश श में चेंज हो जाएगा। इसके नीचे हलंत लगा हुआ मतलब ये आधा है, तो इस विसर्ग के बाद में छ आया। अब ये छ देखो किस में चेंज हो गया, इस श में, सॉरी ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो गया, इस आदेश श में चेंज हो गया, यानी कि विसर्ग का परिवर्तन हो गया। यहाँ पर विसर्ग आदेश श में चेंज हो गया। तो ये देखो जहां पर विसर्ग लगा हुआ था वहां पर आधा श आ गया। कुछ नहीं करना है, बस वही करना है कि विसर्ग के बाद वाला वर्ण अपने को देखना है कि क्या है। यहाँ पर देखो विसर्ग के जस्ट बाद में क्या दिख रहा है, क दिख रहा है, और विसर्ग के जस्ट बाद में क है, तो इस वाले श को इस वाले श में बदलना है। किसको बदलोगे, विसर्ग को बदलोगे। तो नमः प्लस का, तो विसर्ग की जगह आपको आधा श लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखो विसर्ग के जस्ट बाद में क्या है, त्रा। अब ये त्रा क्या होता है, तो त्रा यहाँ पर देखें कि त्रा किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो त्रा जो है वो आधा त और र से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो त है, त आ रहा है देखो विसर्ग के बाद में, ये जो त्र है ना, इस त्र में त छुपा हुआ है, और त छुपा हुआ है वो अपने को सोचना पड़ेगा कि त्र किससे मिलकर बनता है, आधे त और र से मिलकर बनता है। मतलब विसर्ग के बाद में त आ रहा है, और विसर्ग के बाद में त आया मतलब इस ये वाला आधा श लगाना है अपने को। तो यहाँ पर विसर्ग की जगह ये वाला श लगा दिया मैंने। जैसे लेते हैं धनु प्लस टंकार, ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में देखो क्या आ रहा है, ट आ रहा है, और जब विसर्ग के बाद में ट आए तो ये वाला श आएगा। तो विसर्ग की जगह आपको आधा ये वाला श लगाना है और धनुष टंकार का धनुष टंकार हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान किस प्रकार से करोगे आप लोग, तो इस पहचान में आपको यदि पूरा शब्द दिया हुआ है उससे संधि विच्छेद पूछे तो एकदम आसान है। देखो यदि पूरा शब्द दिया हुआ है उससे अपने को संधि विच्छेद पूछे तो आप कैसे पहचान पाओगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, क्या इसके अंदर सत्व संधि है, तो इसके अंदर आपको आधा श देखने को मिलेगा। जब भी पूरा शब्द आता है, मान लो क्वेश्चन आ गया परीक्षा में कि निश्चल, ये शब्द आपको दे दिया कि निश्चल शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद करके बताओ, तब आपको वहां पर विसर्ग संधि नहीं लिख के आना है, क्योंकि विसर्ग संधि एक ही है आपके कोर्स के अंदर, और विसर्ग के अंदर वाला कौन सा भाग है वो लिख कर आना पड़ेगा। तो इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी संधि है। कैसे बताओगे, जो पहचान है आधा श, जहां पर भी आधा श देखने को मिले बिना देखे आंख मीच कर सत्व ठोक दो, की बंद कर लो, आंख मीच सत्व ठोक दो, यानी कि जहां पर आधा श देखने को मिले श को हटा दो, श की जगह क्या लगा दूंगा, विसर्ग लगा दूंगा, बाकी वैसा का वैसा, सॉरी विसर्ग लगा दिया, नी वैसा का वैसा, प्लस का चिन्ह छल, ये संधि विच्छेद हो गया। जहां पर आधा श देखने को मिलेगा वहां पर सत्व संधि करनी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और संधि विच्छेद तो आसान है, संधि विच्छेद शब्द बनाना थोड़ा सा दूर है, और देखो यदि पूरा शब्द दिया हुआ है उससे संधि का नाम पूछे तो भी वो थोड़ा बहुत हार्ड रहता है। तो पहचान ध्यान में रख लेना कि इसकी जो पहचान है वो आधा श है। कौन सा है, आधा श। तो इसकी एक और पहचान देखो, इसकी पहली पहचान कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पर सत्व संधि की पहचान लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा शब्द आए तो समझ में आ जाए कि पहचान क्या है। पहचान है आधा श, ये वाला श, ये वाला श या ये वाला श, तीनों में से एक श देखने को मिलेंगे आपको। अब इसी सत्व संधि का दूसरा रूल और है, ये दोनों रूल ध्यान में रखना है। पहला रूल ध्यान में आया, सेकंड रूल देखो क्या कह रहा है। सेकंड रूल कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद में अपने को तीनों श देखने को मिलेंगे, अरे नाम ही सत्व है तो इसमें सारे श वाले चलेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं चलेंगे। यदि विसर्ग के बाद में तीनों श देखने को मिलेंगे तो विसर्ग आपको या तो यथावत रखना है, यथावत का मतलब वैसा का वैसा रखना है, और या आपको बाद वाले वर्ण के जैसा वर्ण लिखना है। कैसे होगा देखो समझो, जैसे हम उदाहरण लेते हैं हरि प्लस सेते, ठीक है, तो या तो हम इसको वैसा का वैसा एज इट इज उतार सकते हैं, हरि को हरि लिख दिया, सेते को सेते लिख दिया, यानी कि विसर्ग यथावत रह गया और वैसा का वैसा। और दूसरा है बाद वाले वर्ण के समान वर्ण, बाद वाले वर्ण के समान वर्ण का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो श आया है, यहाँ पर ये वाला श आया है, तो इसके आगे जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर आधा श आ जाएगा, ये वाला सेम श लगाना है, जो श पीछे है वही श आगे लगाना है, जो श पीछे है वही श आगे लगाना है। और या आप चाहो तो ये वाला कर सकते हो, विसर्ग वैसा का वैसा रखना है, बाकी एज इट इज शब्द उतारना है आपको। यदि पूरे शब्द के अंदर इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान सिंपल सी तो ये होगी कि दो श एक साथ देखने को मिलेंगे, या तो ये दो श या ये दो श या वो दो षटकोण वाले श, दोनों श एक साथ देखने को मिलेंगे, ये इसकी पहचान हो जाएगी। यानी कि यदि आपको पूरा शब्द और संधि विच्छेद करने को बोले और दो श एक साथ हो तो आपको सत्व संधि करके आनी है, और एक आगे वाले श को हटा देना है संधि विच्छेद करते समय। आधा वाला जो श है उसको हटा दोगे, उसकी जगह विसर्ग लगा दो। क्लियर होती है बात, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो है उत्तु संधि। उत्तु की जो पहचान क्या है, उत्तु की पहचान एकदम नॉर्मल है,
उत्तों की जो पहचान है, उत्तों की पहचान है देखो ओ। दो रूल देखने को मिल रहे हैं, स्टार बनाए हुए ना, ये रूल है मेरे पास, ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया इसका। इसकी पहचान ओ ही है दोनों की, तो इसकी पहचान सिंपल सी है ओ। पहचान कब काम आती है? ओ की मात्रा। पहचान कब काम आती है? जब पूरा शब्द दिया हुआ हो, तब पता नहीं लगता कि तोड़ना कहां से, संधि कहां से होगी, तब पहचान याद करनी जरूरी है इसकी, ठीक है। पूरा शब्द दिया हुआ है तो दिक्कत हो जाती है। और इसके अंदर तो पहचान एकदम सरल है, देखो इसके अंदर पहचान है ये वाला चिन्ह, अवग्रह वाला। इसका पहला रूल क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में भी अ और विसर्ग के पहले भी अ, अरे जिसके विसर्ग के पहले भी अ और बाद में भी अ, वो है उत्तुर। क्या है? उत्तुर। विसर्ग के पहले भी अ, बाद में भी अ, वो है उत्तुर। लेकिन चेंजिंग क्या होगी? तो चेंजिंग पहले तो विसर्ग के अंदर होगी, ये विसर्ग बदल जाएगा ओ में, और ये जो पीछे वाला अ बचेगा, विसर्ग के पीछे वाला जो अ बचेगा, वो अ जो है वो इस अवग्रह वाले चिन्ह में बदल जाएगा, ठीक है। अब इस चिन्ह को क्या है, इस चिन्ह को लिखने के लिए इस प्रकार से इस चिन्ह को ऐसा लिखा जाता है, एस की तरह लिखा जाता है इस चिन्ह को, और इस चिन्ह के ऊपर ऐसे लाइन नहीं खींची जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इस चिन्ह के ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती है, ये ध्यान रख लेना। अब देखो उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मैंने लिया क प्लस अपी। अब मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि उत्तो संधि है? तो मैंने विसर्ग के बाद में देखो क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में अ आ रहा है। चलो विसर्ग के बाद में अ आ रहा है, क्या विसर्ग के पहले भी अ आ रहा है क्या? अरे भाई क में अ है, क, ये क पूरा है ना, इसका मतलब इसमें से यदि मैं अ स्वर बाहर निकालता हूं, यदि मैंने इस क में से अ स्वर बाहर निकाला तो ये क आधा हो गया, और जैसे ही मैंने इसमें अ स्वर जोड़ दिया ये क पूरा हो गया। तो यहाँ पर ये पूरा क लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर अ स्वर है। ध्यान रख लेना बात को, यहाँ पर अ स्वर है तो विसर्ग के पहले भी अ और बाद में भी अ, तो जहां दोनों तरफ अ और बीच में विसर्ग, वहां पर करना क्या है, तो विसर्ग को ओ में बदल दो और इस भाद वाले अ को इस अवग्रह वाले चिन्ह के अंदर बदल दो। इतना ही काम करना है। देखो ये क का क, वैसा का वैसा, विसर्ग के स्थान पर ओ, ठीक है। ये वाला चिन्ह आ गया अ की जगह पी का पी, तो ये क्या आ गया, क में ओ की मात्रा जोड़ी, देखो क में ओ की मात्रा जोड़ी तो क्या आ गया को। ये चिन्ह वैसा का वैसा, इसके ऊपर लाइन नहीं आएगी, पीछे पी लिखा हुआ था, पी वैसा का वैसा। ओ की मात्रा ऐड करनी है आपको, सिंपल सी यदि देखें तो ओ की मात्रा ऐड करनी है। यदि क के बाद विसर्ग के बाद में अ लिखे तो आपको क को करना है। जैसे राम है, राम का रामो हो गया, देखो हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ओ की मात्रा ऐड करनी है। जो आपको लास्ट में दिया हुआ होगा म है, तो उसमें ओ की मात्रा ऐड करोगे तो मो हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हुआ, देखो विसर्ग के स्थान पर ओ आ गया, अ के स्थान पर अवगारा वाला चिन्ह आ गया, वदत का वदत आ गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, इस ओ को राम में जोड़ेंगे, स्वर जुड़ता ही है, स्वर कभी भी अकेला नहीं रहता है, स्वर कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ये व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इस मां व्यंजन के साथ में जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा मुंह। तो देखो रामो, ये चिन्ह वैसा का वैसा है, इसके ऊपर डंडी नहीं आएगी, वदत का वदत आ गया। सिंपल है, प्रैक्टिस मांगती है संधि और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो बातें ध्यान में आती रहेगी, और यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। तो अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, 1000 बार बता चुकी हूँ, अब बताऊंगा लगभग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब बात करते हैं उत्तर संधि के दूसरे रूल के बारे में। तो उत्तर संधि का दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा और पहला रूल लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी विसर्ग ओ में चेंज होगा, इसमें भी विसर्ग ओ में चेंज होगा। तो यहाँ पर अपने को करना क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ स्वर अपने को देखने को मिले और विसर्ग के बाद में चेंजेस हो रहा है, देखो विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह देखने को मिले, ये वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा गया है, तो ये देखो ये यहाँ पर मैंने वर्ग बनाए हुए हैं, ये पूरा का पूरा तीसरा है, ये पूरा का पूरा चौथा है, ये पूरा का पूरा पांचवा है। तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से यदि कोई भी आपको देखने को मिले विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग को आपको ओ में चेंज करना है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो शिव प्लस वंद है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये विसर्ग जो है वो ओ में चेंज होगा। और जब विसर्ग ओ में चेंज होगा, ओ में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग के पहले जो है वो अ स्वर आया हुआ, देखो यहाँ पर है तो वह, लेकिन वह किससे मिलकर बना हुआ है? तो वह के अंदर पूरा अ स्वर है। देखो वह आधा कब होगा? जब मैं इसमें से अ स्वर निकाल दूंगा। जब मैंने इस वह में से अ स्वर निकाल दिया तो ये वह कैसा हो गया? आधा हो गया। अब ये वह पूरा था, अब इसमें से मैंने अ स्वर निकाला, मतलब ये वह आधा हो गया। तो विसर्ग के पहले अपने को अ स्वर देखने को मिल रहा है और विसर्ग के बाद में अपने को वह देखने को मिल रहा है,
विसर्ग के बाद में यदि वह ये रहा, तो विसर्ग के बाद में यदि वह देखने को मिले तो ये जो विसर्ग है वो ओ में चेंज हो जाएगा, और ये जो ओ की मात्रा है वो आगे वाले वर्ण के अंदर जुड़ जाएगी। तो ये ओ की मात्रा वह के अंदर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा CO, तो यहाँ पर आ जाएगा CO1। पीछे वाला वैसा का वैसा उतारना है, आगे वाले के अंदर अपने को ओ की मात्रा ऐड करनी है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, विसर्ग ओ में चेंज हुआ है, तो विसर्ग के पहले देखो अ स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में हा आ रहा है। विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में यदि हा हो, तो दोनों तरफ अपने को क्या करना है, तो विसर्ग को ओ में चेंज करना है, और विसर्ग को ओ में चेंज होगा, ये ओ की मात्रा आगे वाले में जुड़ जाएगी, तो माँ में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो मो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रामो हस्ती। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो तीसरा एग्जाम्पल है मनः प्लस हर, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है मनः प्लस हर। यहाँ पर भी विसर्ग किसमें चेंज होगा, ओ में ही चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि विसर्ग के पहले अ स्वर और विसर्ग के बाद में हा आया, तो विसर्ग के पहले अ और बाद में हा हो तो विसर्ग चेंज होगा ओ में, और ये ओ की मात्रा जुड़ जाएगी ना में, तो जब ना में जुड़ेगी तो ये मनो, मनो का मनो, हर का हर, तो यहाँ पर आ गया मनोहर। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है ओ की मात्रा। उत्तर संधि की पहचान ओ की मात्रा है। पूरा शब्द दिया हुआ है तो उससे संधि किस प्रकार से करेंगे और अपने को पता कैसे लगेगा कि ये कौन सी संधि है, तो ओ की मात्रा आपको दिखेगी। यदि ओ की मात्रा कहीं पर भी दिखे तो ओ की मात्रा से अपने को संधि विच्छेद करना है। ओ की मात्रा को हटा दो, उसकी जगह विसर्ग लगा दो, बस इतना ही काम करना है। यहाँ पर भी ओ की मात्रा को हटाओ, मनोहर को देखो यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे। ऊपर वाले का मैंने बता दिया था किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे। तो अब देखो, अब बात करते हैं हम ऋत्व संधि के बारे में। ऋत्व संधि क्या है, तो ऋत्व संधि में देखते हैं कि आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर, और विसर्ग के बाद में यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर हो, तब अपने को विसर्ग को र में चेंज करना है। ऋत्व मतलब र में चेंज करना है। अभी थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सरल हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं। तो यहाँ पर मैंने आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अ स्वर तो आ चुका है। देखो यहाँ पर अ स्वर विसर्ग के पहले आ चुका है। यदि विसर्ग के पहले ये वाले रूल लगा लेते हैं तो ये दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पर तो अ स्वर आ रहा है, यदि अ स्वर आए तो वो ऋतु हो जाएगी, और यदि अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए विसर्ग के पहले तो वो ऋतु होगी। लेकिन विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा या कोई स्वर देखने को मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो विसर्ग के बाद में, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, विसर्ग, विसर्ग से पहले हम देखते हैं कि ई स्वर है, मुनि। यहाँ पर स्वर कौन सा है, ई, यानी कि अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर है, तो ई स्वर है यहाँ पर, और विसर्ग के बाद में ई दिख रहा है, तो विसर्ग के पहले अ व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर कोई स्वर आ रहा है, या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा या कोई भी स्वर आएगा, तो ये यहाँ पर स्वर आ रहा है। जब भी स्वर दोनों तरफ स्वर आए तब यहाँ पर ये जो विसर्ग है वो र में चेंज हो जाएगा, और ये र जो होगा वो आधा होगा, क्योंकि इसके नीचे हंस लगा हुआ है, तो ये र आधा है। अब जब ये र आधा है तो इसके अंदर इति जुड़ेगा, तो ये जो ई है वो र के अंदर जुड़ जाएगा। तो देखो आधे र के अंदर यदि ई की मात्रा जुड़ती है छोटी ई की, तो ये बन जाता है छोटा री, और यदि र के अंदर बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है तो ये बन जाता है बड़ा री। तब ये यहाँ पर क्या हो गया, मुनि का मुनि, र में ई की मात्रा जुड़ी तो री, और ती का ती, तो पूरा बन गया शब्द मुनि रीति। अगला एग्जाम्पल देखो, भानु प्लस असो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो विसर्ग के पहले उ स्वर है, भानु, यानी कि अब आ को छोड़कर कोई स्वर आया उ स्वर है, और विसर्ग के बाद में अपने को अ स्वर दिख रहा है। कोई सा भी हो, विसर्ग के बाद तो स्वर चलेगा। विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है और विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई स्वर आ रहा है, इसका मतलब विसर्ग र में चेंज होगा, और इस र के अंदर अ स्वर जुड़ेगा। जब र के अंदर अ स्वर जुड़ेगा तो ये र पूरा हो जाएगा। अभी र आधा है, जैसे इसके अंदर अ स्वर जुड़ेगा तो ये र पूरा हो जाएगा। तो भानु का भानु, ये र के अंदर अ जुड़ा तो ये पूरा र बन गया, सो का सो, तो भानु रसो, क्या शब्द बन गया इसका, भानु रसो। एक एग्जाम्पल और देखो इसका, धेनु प्लस गच्छति। तो धेनु प्लस गच्छति का मतलब है कि यहाँ पर विसर्ग से पहले उ स्वर देखने को मिल रहा है, धेनु उ स्वर है, और विसर्ग के बाद में देखने को मिल रहा है ग। अब ग आ गया तो क्या करना है, देखो विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा, ये रहा तीसरा, तीसरे में देखो ग आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है देखो, और जब तीसरा वर्ण आए विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण दिखे आपको, तो विसर्ग को र में चेंज करना है। और ये जो र है, अब ये इस र का क्या होगा, क्योंकि र के बाद में कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर तो व्यंजन आ गया है, ग व्यंजन आ गया है, तो इस र का क्या करेंगे, ये जो आधा र होगा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है। यदि स्वर होता तो ये पूरा हो जाता है, यहाँ पर स्वर था पूरा हो गया, यहाँ पर स्वर था पूरा हो गया,
यहाँ पर स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है इसका मतलब ये जो र है वो आगे वाले पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धेनु का धेनु, और ये र जो है वो ग के ऊपर चला जाएगा, ग के ऊपर चला गया आधार, तो यहाँ पर आ जाएगा धेनुर गच्छति। तो अब देखो यहाँ पर इसके जो दो रूल है, इसका जो एक ही रूल है, रुत्व संधि का एक रूल करना है अपने को, और सत्व के दो रूल करने हैं, और उत्व के दो रूल करने हैं। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल। इसकी जो पहचान रहेगी वो क्या रहेगी, तो इसकी पहचान सिंपल सी है, र। इसकी पहचान क्या है, सिंपल सी है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इसकी पहचान है अपने पास र। या तो आधा होगा, पूरा भी हो सकता है, क्योंकि कोई स्वर जुड़ा हुआ हो सकता है उसके साथ में। जैसे यहाँ पर पूरा र दिख रहा है, देखो ई की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर भी र दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो र अपने को ध्यान रखना है कि रुत्व संधि की पहचान र, उत्व संधि की पहचान है ओ, और सत्व संधि की पहचान है श, श और श, या दो श एक साथ। ठीक है, तो यह इनकी पहचान होगी, जिससे आपको पता लगेगा कि पूरे शब्द में से तोड़ना कहां से है और संधि कौन सी होगी। और यदि संधि विच्छेद से करना है तब आपको ये रूल ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं हम एग्जांपल्स, जिससे अपने को ध्यान में आ जाए कि किस प्रकार से संधि होगी। दो दो तीन तीन कर लिए हैं, अब मैं एग्जांपल्स कुछ और है जो आपको परीक्षा में और इसके अंदर अपने को बताना है कि संधि कौन सी है। ठीक है, और किस प्रकार से, यदि पूरा शब्द दिया हुआ है तो संधि विच्छेद होगा, और उसकी संधि कौन सी है, और यदि संधि विच्छेद दिया हुआ है तो पूरा शब्द कैसे बनेगा। तो देख, तो सारे रूल हमने पढ़ लिए। अब सारे रूल के आधार पर हम ये एग्जांपल्स करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे है रामश्च, अब पूरा शब्द की पहचान होनी चाहिए, मैंने आपको कहा था। तो इसमें देखो पहचान दिख रही है आधा श, तो आधा श मतलब संधि कौन सी हो गई, सत्व, सत्व संधि हो गई, क्योंकि आधा श दिख रहा है, तो आधे श को हटा दो यहाँ से, और श की जगह क्या लगा दो, विसर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा राम प्लस च। यहाँ पर देखो विसर्ग, और विसर्ग के बाद में यदि छ दिखे, विसर्ग के बाद में च और छ, याद करो श लगाना है, क्या लगाना है, श, वो भी श से शंकर वाला। तो विसर्ग के बाद में च और छ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, निश्चल। और इन दोनों में संधि कौन सी है, सत्व संधि है। कौन सी संधि है, सत्व विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर है सोपी, सिंपल सी बात है, देखो ये तो सिंपल ही है, ये अवग्रह वाला चिन्ह एक ही संधि के अंदर आता है, वो वाली संधि है उत्व संधि। उत्व संधि का पहला रूल यदि आपको याद है तो अवग्रह वाला चिन्ह उसी के अंदर आता था। तो देखो संधि जो है वो तो उत्व है, लेकिन टूटेगा कैसे, तो इसमें मैंने आपको बात बताया था कि पहचान कहां से है, पहचान है इसकी ओ, उत्व की पहचान है ओ, तो ओ वाली मात्रा से तोड़नी है। तो ओ वाली मात्रा यदि हटाते हैं तो बचता है श, ये बच गया, ओ की मात्रा की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग। अब ये वाला जो चिन्ह है अवग्रह वाला, वो किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा स प्लस अपी। दूसरा देखते हैं, तो देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में यह आ रहा है, और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, देखो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में यह। उत्व संधि का दूसरा वाला रूल याद करो, जब हमने कहा था कि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में य, र, ल, व, ह, हो, तब अपने को क्या करना है, तो विसर्ग को ओ में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ओ में चेंज करना है। कर दो इसको ओ में चेंज। जब ये विसर्ग ओ में बदलेगा तो ओ की मात्रा ल में लग जाएगी, तो ये आ जाएगा बालो, तो यहाँ पर आ जाएगा बालो याति। कौन सी संधि हो जाएगी, दोनों ही उत्व संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उत्व संधि। यहाँ पर सिंपल ही अवग्रह वाला चिन्ह आ रहा है, पहचान है ओ, तो ओ से तोड़ो, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत प्लस अत्र। अवग्रह का चिन्ह अ में बदल गया, ओ की मात्रा विसर्ग में बदल गई, तथा प्लस तेसु। यहाँ पर पहचाना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, देखो विसर्ग, विसर्ग के पहले अ स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में त आ रहा है। अब यार विसर्ग के पहले अ स्वर बाद में त, तो विसर्ग के बाद में त तो एक ही संधि में आता है, वो कौन सी संधि थी, वो संधि थी सत्व संधि। यदि आप याद करो तो विसर्ग के बाद में यदि त आता है तब अपने को कौन से वाले श के अंदर चेंज करना था, लास्ट वाला श याद करो। जब त थ क था, त थ क आता था तो लास्ट वाला छोटा सा श लगाते थे हम, तब यहाँ पर आता था, देखो पहले वाले में यह श आता था, दूसरे वाले में यह श आता था, और तीसरे वाले में यह श आता था, यही आता था, इसके अंदर वही लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ततस्तेषु, और संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी ये सत्व, और ऊपर वाली संधि थी उत्व। कर्षेभ्यम, कैसे पता लगेगा कौन सी संधि है, पहचान देखो, ओ की मात्रा दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, आधा स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तीसरी पहचान कौन सी है, ऋतु में आधे र वाली, ये देखो ऊपर आधा र लगा हुआ है, तो जहां पर आधा र है,
आधे र को हटाकर अपने को विसर्ग लगाना था, याद है क्या आपको? तो यहाँ पर आ जाएगा कृषि, और इस र की जगह विसर्ग आ गया, प्लस आगे क्या आ जाएगा? भयम। तो यहाँ पर आ गया कृषि प्लस भयम। संधि कौन सी होगी? ऋत्व संधि। प्रवेशित प्लस अयम, तो विसर्ग के बाद में भी अ, पहले भी अ, विसर्ग के बाद में भी अ और पहले भी अ, तो कौन सी संधि होती है? उत्व संधि। याद है क्या आपको? विसर्ग के पहले भी अ, उत्व संधि का पहला रूल, इसको ओ में चेंज करना है, इसको अवग्रह में चेंज करना है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्रवेशितो, अ का हो गया ओ, प्रवेशितो अवग्रह का चिन्ह, ये जो अ है वो अवग्रह में चेंज हो गया, तो यहाँ पर आ गया प्रवेशितो यम। भू प्लस यम, विसर्ग के बाद में ई स्वर आ रहा है। अरे भाई विसर्ग के बाद में ई, विसर्ग के पहले देखो, विसर्ग के पहले उ, मतलब ऋतु संधि का पहला रूल कि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद में या तो तीसरा चौथा पांचवा या कोई स्वर, यहाँ पर स्वर आ रहा है और यहाँ पर अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है, इसका मतलब ऋतु है। तो विसर्ग किस में चेंज होगा? र में चेंज होगा। तो यहाँ पर ये विसर्ग र में चेंज होगा और इस पर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, तब यहाँ पर आ जाएगा भूरियम। क्या आ जाएगा? भूरियम। और संधि कौन सी हो जाएगी? ऋत्व संधि हो जाएगी, और ये वाली संधि थी उत्व संधि। ठीक है। जन्म भूमिश्च, पहचान कहां से दिख रही है? आदेश से, आदेश को हटा के विसर्ग लगा दो बस। जन्मभूमि, जन्मभूमि विसर्ग लगाया प्लस च, संधि कौन सी है? सत्व संधि है। विद्या प्लस अस्मि, विसर्ग के बाद में भी अ, पहले भी अ, जब दोनों तरफ अ तो नाम है उत्व, और विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा और आगे वाला अ जो है उत्व का पहला रूल अवग्रह में चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा भीतो अस्मि, भीतोस्मि। संधि कौन सी है? उत्व संधि है भाई। यशोदा, ओ की मात्रा पहचान आ रही है, ओ की मात्रा से हटाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा यश, ओ की जगह आ जाएगा ये विसर्ग का चिन्ह प्लस दा, तो यशोदा। अब यहाँ पर संधि कौन सी है? ओ वाली संधि होती है उत्व, तो लगा दिया हमने उत्व। यस्तु, आधा स दिख रहा है, सत्व संधि है, सत्व संधि स, आदेश की जगह विसर्ग आ गया, य प्लस तु, संधि कौन सी है? सत्व संधि है। ठीक है। अब ये कुछ उदाहरण और है जो देख लेते हैं, देखो कैसे होंगे। बही प्लस गच्छ, तो विसर्ग के बाद में देखो ग आ रहा है, अरे विसर्ग के बाद में ग आ रहा है, मतलब विसर्ग का बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग के पहले देखो, विसर्ग के पहले आ रहा है ई, ही का मतलब ई स्वर है इसमें, तो ऋतु संधि हो सकती है, क्योंकि ऋतु संधि में विसर्ग से पहले अ को छोड़कर अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो ये जो ग है वो विसर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ण है अपने पास, ऋत्व संधि है। विसर्ग जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? रा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बहिर्गच्छ, और ये जो रा है वो ग भी आगे चला जाएगा, ऊपर बताया था ऐसा उदाहरण मैंने, आधा स, सिंपल सी पहचान है, तो यहाँ पर आ जाएगा नम प्लस कार, ये हो जाएगी ऋत्व, और ये कौन सी हो जाएगी? आधा स है तो सत्व, नमस्ते, आधा स सत्व संधि, नम प्लस ते, नम नम। देखो विसर्ग के पहले भी अ, बाद में भी अ, सॉरी बाद में न का मतलब क्या हो गया? कि विसर्ग वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा आ रहा है, देखो प फ ब भ न, प फ ब भ म त थ द ध न, यानी कि पांचवें वर्ग का आ रहा है, न जो है वो पांचवें वर्ग में आता है, तो विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ और